कैसे हो बच्चों? आज मैं आपको उत्तर एवं दक्षिण भारत के राजवंश के बारे में बताऊंगी, जिसमें पल्लो और चोल के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको पल्लो राजवंश के बारे में बताऊंगी। पल्लो राजवंश। पल्लो कौन थे? इसके बारे में कहा जाता है कि ये लोग स्थानीय कबीलाई थे। पल्लो का अर्थ होता है लता और यह तमिल शब्द टोंडई का रूपांतरण है, जिसका अर्थ भी लता होता है। इसलिए इन्हें मूलतः लताओं के प्रदेश का निवासी कहा जाता है। कृष्णा नदी के दक्षिणी तट पर पल्लवों का शासन था। पल्लो वंश के शासकों की राजधानी कांची थी। इस वंश की स्थापना बप्पा देव ने की थी। लगभग 350 ईस्वी में पल्लव कृष्णा नदी के पूर्वी तट पर आकर बस गए थे। महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, दंती वर्मन आदि इस वंश के प्रमुख शासक थे। तो चलिए अब पल्लो वंश के बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। तो पल्लो वंश, इस वंश का वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु को माना जाता है, जिसका शासनकाल 574 ईस्वी से 680 ईस्वी तक था। इस वंश की राजधानी कांची थी। तो नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लो वंश का सर्वाधिक यशस्वी शासक था। नरसिंह वर्मन को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको सिंह विष्णु के बारे में बता दूं। सिंह विष्णु के सिंहासन पर बैठते ही पल्लो इतिहास का नया अध्याय शुरू हुआ, क्योंकि उसने अपनी कई विजय यात्राएं आरंभ की और पल्लो शक्ति का प्रभाव संपूर्ण तमिल प्रदेश में पूर्णतः छाता गया। उसने चोलों, मलय, मालव, पांड्य और चेरों को पराजित किया। उसने अपने राज्य की सीमा को कावेरी नदी तक बढ़ा दिया। चलिए अब शुरू करते हैं। नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लो वंश का सर्वाधिक यशस्वी शासक था। उसने पुलकेशिन द्वितीय पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। तो आपको पता ही है कि नरसिंह वर्मन ने अपने विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण कराया। थोड़ी सी मैं इसके बारे में और जानकारी आपको दे दूं नरसिंह वर्मन के बारे में, तब मैं आगे बढ़ूंगी। नरसिंह वर्मन प्रथम व अपने पिता महेंद्र वर्मन की मृत्यु के बाद शासक बना। उसने चालुक्यों की राजधानी बादामी को जीता। उसने इस विजय के बाद ही महामल्ल की उपाधि धारण की। संभवतः उसी के साथ युद्ध करते हुए चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय मारा गया। उसके बाद महेंद्र वर्मन द्वितीय, जिसका शासनकाल 668 ईस्वी से 670 ईस्वी तक रहा, नरसिंह वर्मन की मृत्यु के बाद राजा बना। उसने चालुक्य नरेश विक्रमादित्य को पराजित किया। वह शीघ्र ही मर गया। महेंद्र वर्मन द्वितीय के पश्चात परमेश्वर वर्मन, जिसका शासनकाल 670 से 680 ईस्वी तक था, शासक हुआ। परमेश्वर वर्मन प्रथम के बाद उसका पुत्र नरसिंह वर्मन द्वितीय 7वीं शताब्दी के अंत में राजा हुआ। उसने राज सिंह और आगम प्रिय का मतलब हो गया विद्या प्रेमी जैसी वीरता और विद्यानुराग सूचक उपाधियां धारण की। तो चलिए अब शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नरसिंह वर्मन ने महाबलीपुरम नगर की स्थापना की तथा महाबलीपुरम के प्रसिद्ध एकात्मक रथों, जिसको बोलते हैं 7 पैगोंडा, का निर्माण भी उसी ने करवाया। तो चलिए अब जानते हैं कि एकात्मक रथ का क्या मतलब होता है, 7 पैगोंडा को क्या कहते हैं और क्यों कहते हैं इसे 7 पैगोंडा। तो 7 पैगोंडा जो है महाभारत महाकाव्य के पांडव भाइयों के रथों के रूप में निर्मित है। 7 की संख्या में होने के कारण इन रथों को सप्त पैगोंडा भी कहा जाता है।
सप्त पैगोंडा के अंतर्गत निम्नलिखित रथ बने हैं, जिसमें से पहला है धर्मराज रथ और दूसरा है भीम रथ, तीसरा है अर्जुन रथ, चौथा है सहदेव रथ, पांचवा है गणेश रथ, छठा है वलय कुट्टई रथ और सातवां है पीदरी रथ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नरसिंह वर्मा के शासनकाल में ह्वेनसांग ने कांची की यात्रा की थी। सिंह विष्णु के पुत्र महेंद्र वर्मन, जिसका शासनकाल 600 ईस्वी से 636 ईस्वी तक था, के शासनकाल में संस्कृत के महाकवि भारवी ने प्रसिद्ध ग्रंथ किरातार्जुनीयम की रचना की। इस काल में मूर्ति कला एवं स्थापत्य कला का विकास हुआ। तो स्थापत्य कला की 4 शैलियां प्रचलित थीं। तो स्थापत्य कला को बताने से पहले बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा पल्लव वंश की साहित्य के बारे में बता दूं और इनका किस तरह का धर्म व्यवस्था थी उसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो पल्लवों के शासनकाल में साहित्य का विकास बहुत तेजी से हुआ। पल्लव शासकों ने तमिल भाषा के स्थान पर संस्कृत भाषा को अधिक प्रोत्साहित किया। पल्लवों के साहित्य का प्रमुख केंद्र उनकी राजधानी कांची थी। भारवी, मातृदत्त, दंडिन आदि पल्लव साहित्य के प्रमुख कवि थे। मत विलास प्रहसन, जिसकी रचना महेंद्र वर्मन ने की थी, इस काल में राजकीय आदेश जो थे वो संस्कृत भाषा में लिखे जाते थे। पल्लवकालीन शासक वैष्णव एवं शैव धर्म के अनुयायी थे। इस काल में हिंदू धर्म ने अधिक विकास किया। इस काल में यज्ञ, कर्मकांड, अवतारवाद, मूर्ति पूजा आदि का प्रचलन था। पल्लव शासन काल में राजा ही पूरे राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता था। उसका शासन प्रबंध कार्यपालिका एवं न्यायपालिका पर प्रत्यक्ष नियंत्रण होता था। शासन में परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद एवं उनके अनेक विषय होते थे। एक विषय में बहुत से ग्राम एवं कोट्टम होते थे। ग्रामों में ग्राम सभाएं होती थीं, जिनका प्रमुख कार्य शांति व्यवस्था बनाए रखना था। तो ये तो रही उनके धर्म, साहित्य और प्रशासन की बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्थापत्य कला की 4 शैलियां प्रचलित थीं, जो इस प्रकार है, जिसमें से पहला है महेंद्र वर्मन शैली। महेंद्र वर्मन शैली में इस शैली के प्रवर्तक महेंद्र वर्मन थे। इस शैली के अंतर्गत स्तंभ युक्त मंडलों का निर्माण किया गया। इस शैली के अंतर्गत पत्थरों को काटकर मंदिर बनाया जाता था। इस शैली का उद्भव एवं विकास 600 ईस्वी से लेकर 625 ईस्वी तक हुआ। चलिए अब दूसरे की बात करते हैं, नरसिंह वर्मन शैली। नरसिंह वर्मन शैली, इस शैली का विकास नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था। इस शैली के अंतर्गत एक ही पत्थर को काटकर रथ शैली के मंदिरों का निर्माण किया जाता था। इसे मामल्य शैली भी कहा जाता है। इस शैली का विकास 625 ईस्वी से लेकर 675 ईस्वी तक हुआ। तो अब तीसरे की बात करते हैं, राजा सिंह शैली। राजा सिंह शैली, इस शैली के अंतर्गत पाषाण खंडों की सहायता से मंदिरों का निर्माण किया जाता था। मामल्लपुरम का मंदिर एवं कांची का कैलाश मंदिर इस शैली का अनुपम उदाहरण है। इस शैली की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें मंडप के सुदृढ़ स्तंभ, शिखर, 4 दीवारी, सिंह स्तंभ आदि भी थे। इस शैली का विकास 700 से 900 ईस्वी तक माना जाता है। और चौथा है अपराजित शैली। इस शैली के अंतर्गत स्तंभों के शीर्ष भाग का अधिक विकास किया गया। इस शैली में निर्मित मंदिरों के लिंग ऊपर की ओर पतले एवं शिखर से गर्दन तक
अधिक मोटे होते थे। शैलियों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि पल्लव वंश के शासकों ने स्थापत्य कला में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो बच्चों, ये तो हुई स्थापत्य कला के बारे में। इसी काल में आकर्षण पाषाण की मंदिर एवं मूर्तियों का भी निर्माण हुआ था बच्चों, जो मैं आपको बता दूं कौन कौन सी मंदिरें थीं। पहला जो था राज राजेश्वर मंदिर था, ये जो है तंजौर में था। और दूसरा है तिरुपाली शरण मंदिर, ये जो है ब्रह्मदेशम में है। और तीसरा है एरावतेश्वर मंदिर दारासुरम में। फिर चौथा है बाल सुब्रमण्यम मंदिर, ये कन्नूर में। और पांचवा है नागेश्वर मंदिर कुंभकोणम में। और छठा है सुंदरेश्वर मंदिर तिरुक्कट्टले में। और सातवां है कंपहेश्वर मंदिर, ये त्रिभुवन में है। तो इन सभी मंदिरों में पत्थर कांस्य व अन्य धातु से निर्मित ब्रह्मा, विष्णु, लक्ष्मी, राम, सीता, शिव, नटराज, ऐरावत सभी की मूर्तियां मिलती हैं, जो देखने योग्य हैं। ये सारी मंदिरें अपनी भव्यता एवं कलात्मक सौंदर्य की दृष्टि से श्रेष्ठतम माने जाते हैं। तो बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे पल्लव वंश के पतन के बारे में। तो पल्लव वंश के पतन के निम्नलिखित कारण थे। पहला है पल्लव वंश के उत्तरकालीन शासक जो थे बच्चों, वो अयोग्य थे, जिसकी वजह से पल्लव वंश का पतन हो गया। दूसरा पॉइंट है उत्तरकालीन शासकों ने जन विरोधी नीतियों को अपनाया। मतलब कि कहने का यह है कि शासकों ने जो है जनता के विरुद्ध नीतियां बनाई, जिसकी वजह से पल्लव वंश का पतन हो गया। उत्तरकालीन शासकों की सैन्य व्यवस्था अच्छी नहीं थी। और चौथा है प्रांतपति सामंत अपनी मनमानी करते थे, यानी कि ये जो इनकी इच्छा होती थी वो करते थे, ये जनता का शोषण करते थे। इस वजह से पल्लव वंश का पतन हुआ, जिसमें से एक कारण ये भी है। और पांचवा है उच्च अधिकारियों में भ्रष्टाचार व्याप्त हो चुका था। तो बच्चों, ये तो बात हुई पल्लव वंश की कि पल्लव वंश का शासनकाल कैसा था, उनका साहित्य कैसा था, उनके वहाँ मंदिर कैसे थे, कितनी मंदिरें थीं, और उनका पतन कैसे हुआ। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको मेरा ये टॉपिक समझ में भी आ गया होगा और अच्छा भी लगा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं चोल वंश की ओर। तो चोल राजवंश शुरू करने के पहले मैं थोड़ा सा आपको चोल राजवंश के बारे में बता दूं। चोल वंश 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक इसका काल रहा। तो चोलों के विषय में प्रथम जानकारी जो है बच्चों पाणिनिकृत अष्टाध्यायी से मिलती है। चोल राज्य आधुनिक कावेरी नदी घाटी, कोरोमंडल, तृष्णापल्ली एवं तंजौर तक विस्तृत था। यह क्षेत्र उसके राजा की शक्ति के अनुसार घटता बढ़ता रहता था। इस राज्य की कोई एक स्थायी राजधानी नहीं थी। साक्ष्यों के आधार पर माना जाता है कि इनकी पहली राजधानी उत्तरी मन्नूर थी। कालांतर में उरैयूर तथा तंजावुर चोलों की राजधानी बनी। चोलों का शासकीय चिन्ह बाघ था। पल्लव वंश के राजा उस पर बहुधा आक्रमण करते रहते थे और उसे अपने राज्य विस्तार का उपयुक्त क्षेत्र मानते थे। चोल पल्लव के सामंत हुआ करते थे। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयपाल चोल ने की थी, जो पल्लवों के एक सामंती सरदार थे। विजयपाल ने 9वीं शताब्दी यानी कि 850 ईस्वी से 871 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा।
में चोल वंश की स्थापना की थी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसकी विस्तृत जानकारी लेते हैं चोल वंश की। चोल वंश का संस्थापक विजयपाल, जिसका शासनकाल मैंने अभी बताया आपको कि 850 ईस्वी से 871 ईस्वी तक था। उसकी राजधानी तंजौर, जो आज के समय में आधुनिक भंजावुर थी। तो बच्चों थोड़ा सा मैं आपको बता दूं विजयपाल के बारे में। आगे बढ़ने से पहले विजयपाल ने पल्लवों और पांडवों को हराकर तंजौर को अपनी राजधानी बनाया। इसने निशुंभ सूदनी का मंदिर भी बनवाया। विजयपाल ने नरकेसरी की उपाधि भी धारण की थी। उसके बाद उसका पुत्र आदित्य प्रथम, जिसका शासनकाल 871 से 907 ईस्वी तक उसने शासन किया। उसके बाद उसका पुत्र परांतक प्रथम 907 से 955 ईस्वी तक शासन किया। इसने राज सिंह द्वितीय, पल्लो नरेश, बैकुंठम्बो एवं बाणों को युद्धों में परास्त किया। परांतक की मृत्यु के बाद 30 वर्षों तक चोल साम्राज्य के लिए ठीक नहीं रहा। उसके बाद मंदरादित्य परांतक द्वितीय एवं आदित्य द्वितीय ने शासन किया। तो ये तो थोड़ी सी जानकारी हो गई बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यद्यपि चोलों का इतिहास संगम युग यानी कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व से आरंभ होता है, परंतु इस वंश का राजनीतिक उत्कर्ष 9वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ, जैसा कि मैंने आपको बेटा पहले भी बता दिया है। उसने शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध 9 सैन्य अभियान का नेतृत्व किया और अपने व्यापार को चीन तक फैलाया। राजराज प्रथम को इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने संपूर्ण दक्षिण भारत में अपना विजय परचम लहराया। तो बच्चों जरा सा मैं आपको और आगे बढ़ते हैं बच्चे इसी क्रम में। उसने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर यानी कि बृहदेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया। चोलों के शासन काल में ही कला की गोपुरम शैली का जन्म हुआ। भगवान शिव की नृत्य दर्शाती कलाकृति नटराज इसी काल से संबंधित है। इस शासन काल में स्थानीय सरकार हुआ करती थी। वर्तमान के पंचायती राज का सिद्धांत यहीं से लिया गया है। राजराज प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र राजेंद्र प्रथम 1014 ईस्वी से 1044 ईस्वी तक उसका शासन काल रहा, शासक बना। राजेंद्र प्रथम ने 1017 ईस्वी में संपूर्ण श्रीलंका को विजित कर वहां के शासक महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर रखा। राजेंद्र प्रथम ने अरब सागर में स्थित संधिमंतियो द्वीप पर अधिकार स्थापित कर अपनी नौसेना की श्रेष्ठता सिद्ध कर दी थी। उसने पांड्यों और चेरों के राज्यों को भी विजित किया था। राजेंद्र प्रथम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विजय में 35 ईस्वी में कडारम के श्री विजय साम्राज्य की थी। यह साम्राज्य मलाया, प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा और निकटवर्ती द्वीपों तक विस्तृत था। राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित किया। इस विजय के उपरांत उसने गंगकोण की उपाधि धारण की। राजाधिराज प्रथम, जिसका शासनकाल
1044 से 1052 ईस्वी तक था। राजेंद्र द्वितीय 1052 से 1064 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। यह राजेंद्र प्रथम के पुत्र थे। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। तो बेटा मैं आपको थोड़ा सा राजा धीराज प्रथम के बारे में बता दूं। राजेंद्र प्रथम के बाद राजा धीराज प्रथम जो था उनका उत्तराधिकारी बना। उसने अनेक छोटे छोटे राज्यों, चेर, पांड्य और सिंघल के विद्रोहों का दमन किया। उसने अश्वमेध यज्ञ किया जो प्राचीन भारत में यज्ञ का अंतिम उदाहरण है। 1052 ईस्वी में राजा धीराज और सोमेश्वर चालुक्य नरेश सोमेश्वर की सेनाओं से कोप्पम में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें राजा धीराज वीर गति को प्राप्त हुए। उसके बाद उनके अनुज राजेंद्र द्वितीय ने चालुक्यों से युद्ध जारी रखा और अंत में सोमेश्वर को परास्त करने में सफल रहा। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी वीर राजेंद्र ने अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की और वीर राजेंद्र का उत्तराधिकारी अधिराजेंद्र ने सत्ता संभाली। लेकिन कुछ महीने के पश्चात राजराज प्रथम के प्रपौत्र कुतोत्तुंग प्रथम ने उसकी हत्या कर दी और उससे चोल राजश्री छीन ली। कुलोत्तुंग के बाद उसका पुत्र विक्रम चोल उत्तराधिकारी बना। विक्रम चोल के बाद साम्राज्य की स्थिति ठीक नहीं रही। उसके बाद कई लोगों ने सत्ता संभाली। इस वंश का अंतिम शासक जो था बेटा वो जो था राजेंद्र तृतीय था। तो चलिए इसको और आगे बढ़ाते हैं, जिसको पांड्य शासकों ने युद्ध में पराजित कर चोल वंश का अंत कर दिया। इस काल में साहित्य का विकास जो था वो तमिल भाषा में हुआ। जैन गोंदार एक प्रसिद्ध लेखक था जो कुतोत्तुंग प्रथम का राजकवि था। इसने कलिगंतुपर्णी नामक ग्रंथ की रचना की थी। जीवक, चिंतामणि, शूलमणि, मुंतुप्पीड़, कुंडलकेशी, कल्लदम रसोलिथम, दंडिमलंगारम आदि इस शासन की प्रमुख कृतियां हैं। इस काल में शिक्षा का केंद्र मंदिर था। तो बच्चों इसमें कोई संदेह नहीं है कि चोल साम्राज्य दक्षिण भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्य था। कुछ इतिहासकारों का मत है कि चोल काल दक्षिण भारत का स्वर्ण युग था। तो बच्चों आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो फिर मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।